हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। लास्ट क्लास तक मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कंप्लीट करके दिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। काफी स्टूडेंट्स को एक मैंने IUPAC नामकरण दिया था, इसका IUPAC नामकरण करने को दिया था CN का होल 6। सो इससे रिलेटेड डाउट काफी स्टूडेंट के आए। डाउट किस में आ रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर में, कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हम इसका कैलकुलेट करें। ठीक है, अब देखो इसके लिए तो कोई डाउट नहीं आ रहा है क्योंकि सबको पता है इसका तो हमें एक्स लेना ही है। सेंटर मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो ये तो एक्स कंसिडर हो जाएगा। साइनों पर -1 चार्ज होता है तो -6 आ जाएगा। अच्छा, होल थ्राइस भी था। ठीक है, दिक्कत आ रही है यहाँ पर, इसको क्या कंसीडर करना है? जो मैंने Fe4 लिखा हुआ है और इसके बाद मैंने इसका होल थ्राइस लिख दिया। ठीक है, तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर पे दिक्कत आ रही है। हालांकि ऑक्सीडेशन नंबर इतना टफ नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो बहुत इजी है। मेजर पॉइंट ये आ रहा है कि जो ये Fe4 है ये क्या है, ये 2 पॉजिटिव वाला है या 3 पॉजिटिव वाला है, ये फेरिक है या फेरस है, बस इतना सा दिक्कत आ रही है। तो आपको मैं बता दूं, प्रैक्टिकली बात बताता हूं। जब हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, सॉल्ट एनालिसिस 12th क्लास में करना था आपको, इस टाइम करते हैं आप लोग, लेकिन स्कूल और कॉलेजेस को चल नहीं रहा है कोविड-19 की वजह से। बाकी सॉल्ट एनालिसिस जब आप लोग करते हो तो 3rd ग्रुप में आपका फेरिक आ जाता है। एक तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव भी आता है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव भी आता है, फेरिक आता है। मेजर तीनों ही है, लेकिन हम फेरिक की बात करेंगे यहाँ पे। जब हम फेरिक का टेस्ट कर रहे होता है ना Fe3 पॉजिटिव का, तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम 3rd ग्रुप में जाते हैं तो 3rd ग्रुप में हमें एक ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। वो जो अवक्षेप होता है ना, वो फेरिक हाइड्रोक्साइड का होता है। ठीक है, समझ रहे हो? जब हम फेरिक का टेस्ट कर रहे होते हैं 3rd ग्रुप के लिए, तो हमारे पास क्या होता है, एक ब्राउन कलर का PPT क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, एक ब्राउन कलर का PPT प्राप्त होता है, भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। अब ये भूरे रंग का अवक्षेप जो बनता है ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के कारण बनता है। ठीक है, अब कैसे बनता है वो तो पूरा प्रोसेस चलता है आपका। आप फर्स्ट ग्रुप का पहले तो 0 का करते हो अमोनियम आयन का, फिर फर्स्ट का करते हो, सेकंड का करते हो, ऐसे ऐसे करके 3rd ग्रुप में आ जाते हो। तो वो तो जब आप लोग करोगे तब आपको पता चल ही जाएगा। अगर आपका कोविड-19 खत्म हो गया जल्दी जा करके, प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए आपके, तो आपको पता चल जाएगा कैसे करते हैं। नहीं तो मैं आपको बस ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ क्लियर। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के जो ब्राउनिश कलर का प्रेसिपिटेट होता है ना, उसको हम HCl में डिसॉल्व करते हैं। किस में डिसॉल्व कर देते हैं? उसको HCl में डिसॉल्व कर देते हैं। इस ब्राउनिश प्रेसिपिटेट को हम HCl में डिसॉल्व कर देते हैं, और HCl में डिसॉल्व करते ही हमें फेरिक क्लोराइड प्राप्त हो जाता है, FeCl3। सॉल्यूशन तैयार होता है FeCl3 का। कैसे होता है? 3 OH है तो 3 HCl मान के चलो, कंपेयर टू 1 मोल 3 मोल ऑफ HCl यहाँ पे क्या होते हैं, चाहिए होते हैं इसको FeCl3 में कन्वर्ट करने के लिए। देन यहाँ से निकल जाता है आपका 3H2। ठीक है, यानी कि जो आपका फेरिक आयन है फाइनली HCl में डिसॉल्व होकर के वो FeCl3 के रूप में हमें प्राप्त होता है, ये FeCl3। इस FeCl3 के सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन मिला हमें, क्योंकि ये ब्राउनिश प्रेसिपिटेट HCl में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन के हम 2 पार्ट करते हैं। एक में हम पोटेशियम थायोसाइनेट मिलाते हैं तो रक्त जैसा लाल रंग आता है। एक में हम मिलाते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN का होल 6, ये मिला देते हैं हम यहाँ। ठीक है, तो ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है कि जो ये FeCl3 इसके हम 4 मोल ले लेते हैं, कंपेयर टू इसके 3 मोल यहाँ ये रिएक्ट करता है। मतलब इसके 4 मोल इसके 3 मोल के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं इस रिएक्शन में। तो कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होती है कि 4×12 तो Cl हो गए और 4×12 पोटेशियम हो गए। तो यहां से एक तो निकलता है 12 KCl। ठीक है, और इस पोटेशियम की जगह पर ये जो फेरिक दिख रहा है ना आपको, ये फेरिक आ जाता है Fe4, और थ्राइस तो ये था ही, इसलिए इसका होल थ्राइस आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये आयरन यहाँ पर है Fe, ये किस रूप में रहता है यहाँ पे, +3 के रूप में रहता है। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी थी, ये +3 होता है यहाँ पे। ठीक है, +2 नहीं होता है।
बात क्लियर होगी। तो ये आपका +3 होता है। अब बस अगर आपको पता चल गया इस पर कितना चार्ज लेना है, हमें +3 चार्ज लेना है, तो 4 × 12 12 प्लस ले लेंगे इसके, और 6 × 18 माइनस हो जाएंगे। तो 18 - 12 प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6। तो x - 6 आ जाएगा, 3x - 6 आ जाएगा, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका +2। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मेजर चीज यही थी कि इसका कितना चार्ज होगा, बाकी साइनों का चार्ज तो आपको पता ही है, होल थराइज भी पता ही है आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलो इसको सॉल्व भी कर देते हैं हम। अब तो डाउट नहीं है ना Fe2 पॉजिटिव क्यों नहीं है, Fe3 पॉजिटिव भी क्यों है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर इसका +3 है, मल्टीप्लाई विद 4, प्लस आ जाएगा। x आना चाहिए था लेकिन कितने हैं, 3 है, तो 3x आ जाएगा। एंड प्लस में इसका 1 माइनस होता है साइनों का, और -1 - 6 यानी कि आ जाएगा -6 - 6 × 3, ये आ जाएगा -18 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स तो न्यूट्रल है ना, टोटल का टोटल। तो ये आ जाएगा 12 + 3x - 18 इज इक्वल टू 0, एंड 3x - 6 इज इक्वल टू 0, एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका +2। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर जो इसका आया है वो +2 आया है। बस अब आपको जो नाम लिखते हैं वैसे लिखना है। ये धनायन है, धनायन का नाम पहले लिखते हैं, नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हो आयरन, स्पेस छोड़ करके लिख सकते हो हेक्सासाइनो, और फेरेट क्या लिख सकते हो, सेकंड। फेरेट क्यों आएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज आएगा ना जब इसको हम डिसोसिएट करेंगे, तो Fe3 4 Fe3 पॉजिटिव के रूप में निकलेंगे, तो ये 3 FeCN का होल 6 4 नेगेटिव के रूप में निकल जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम इसका IUPAC नामकरण कर सकते हैं। मतलब ये ऐसा निकलेगा ना, अगर मैं इसको डिसोसिएट करूंगा तो ये यूं निकलेगा 4 Fe3 पॉजिटिव + 3 FeCN का होल 6, और इस पर आ जाएगा आपका 4 नेगेटिव। तो ये हेक्सासाइनोफेरेट है, हेक्सासाइनोफेरेट तो है ही है कि नहीं है, एंड 2 हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, और ये आपका आ गया आयरन। आयरन के साथ साथ इसको आप फेरिक भी लिखोगे तो भी चलेगा, फेरिक स्पेस छोड़ के आप लिख सकते हो हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका IUPAC नामकरण करते हैं। तो नामकरण में अब आपको दिक्कत नहीं आएगी आई थिंक, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना, आप कर लोगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अभी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जानने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, उस पॉइंट को आप लोग पहले नोट करोगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऑर्डिनरी लाइट की। जो सामान्य प्रकाश होता है ना, वो ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। एक बात यहाँ पर, एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो ऑल डायरेक्शन में क्या करती है, वाइब्रेट करती है। जो सामान्य प्रकाश होता है, ये माना कि आपका ऑर्डिनरी लाइट है, सामान्य प्रकाश है, और ये जो सामान्य प्रकाश होता है इसका जो कंपन होता है ना, वो ऑल डायरेक्शन में होता है, ठीक है। वाइब्रेशन करता है, ये सारे के सारे डायरेक्शन में वाइब्रेशन करता है, ठीक है। तो जो ऑर्डिनरी लाइट होती है इसका जो वाइब्रेशन होता है ये ऑल डायरेक्शन में होता है। अगर हम इसको किसी फिल्टर पोलराइज में से पास करवा दें, फिल्टर पोलराइज जैसे निकोल प्रिज्म हो गया, ठीक है। निकोल प्रिज्म में से सपोज करो हमने इसको क्या कर दिया, पास करवा दिया। सो जब हम इसको किसी फिल्टर पोलराइज में से पास करवाते हैं तो इसका जो वाइब्रेशन होता है ना, वो एक ही प्लेन में रह जाता है। मैंने क्या कहा, जो ऑर्डिनरी लाइट होता है उसका जो वाइब्रेशन होता है वो ऑल डायरेक्शन में होता है। और अगर हम इसको क्या कर दें, किसी फिल्टर पोलराइज एज लाइक निकोल प्रिज्म में से पास करवा दें, तो गुजारने के बाद इसका जो वाइब्रेशन होता है ना, वो एक ही डायरेक्शन में रह जाता है, ठीक है। बोले तो वन प्लेन में रह जाता है। और ऐसा जो प्रकाश होता है ना, जिसका एक ही प्लेन में वाइब्रेशन हो रहा हो, इसको हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, या प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं, इसको प्लेनो पोलराइज लाइट कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। सो अगर आपसे पूछा जाए प्लेनो पोलराइज लाइट क्या है, तो आप क्या कहोगे, जब ऑर्डिनरी लाइट को हम निकोल प्रिज्म में से पास करवाते हैं या फिल्टर पोलराइज में से पास करवाते हैं, तो उस समय क्या होता है, जो लाइट की डायरेक्शन होती है वो एक ही प्लेन में रह जाती है। दैट्स वाई इसको हमने क्या कहा है, प्लेनो पोलराइज लाइट का है, ठीक है। अब ये प्लेनो पोलराइज लाइट है, ये हमारे लिए कितना जरूरी है मैं आपको ये बता देता हूँ। जब इस प्लेनो पोलराइज लाइट को हम किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के सैंपल सॉल्यूशन ले लेते हैं, हम इसका एक सैंपल ट्यूब में,
कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, आप किसी भी कंपाउंड की बात कर सकते हैं, लेकिन मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करूंगा। जब हम इस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को हम किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के सैंपल में से या उसके सॉल्यूशन में से क्या करवाते हैं, पास करवाते हैं, तो हमें एक चीज देखनी होती है। अगर ये जो कंपाउंड है इसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा है और ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए एज लाइक जैसे पास हुई वैसे के वैसे निकल जाती है, सीधे के सीधे अपनी डायरेक्शन को चेंज किए बिना सीधे पास हो जाती है, तो हम कहेंगे इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ने इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं किया है। तो ऐसा कंपाउंड जो होता है, ये वाला कंपाउंड आपका क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। ये प्रकाशिक अक्रिय हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा भाई। अगर लाइट सीधा सीधा गई और सीधा सीधा गुजर गई, पास हो गई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में से, इसके सैंपल में से या इसके सॉल्यूशन में से, तो हम सीधी सीधी एक बात समझ सकते हैं क्या, कि ये लाइट सीधा सीधा पास हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट ने इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं की है। तो रिएक्शन नहीं की है, यह बात ध्यान रखना, इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हमने ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहा, ठीक है। अगर समतल ध्रुवित प्रकाश को हम इसमें से गुजारें और ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर दें, डायरेक्शन कितनी चेंज कर सकता है, या तो ये दक्षिणावर्ती घूम सकता है या वामावर्ती घूम सकता है, यानी कि या तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसका जो सॉल्यूशन है ये इस समतल ध्रुवित प्रकाश को या तो क्लॉकवाइज घुमाएगा या तो क्या घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो अगर ये घुमा रहा है, चाहे वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो हम कहेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये आपका क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। या तो दाईं ओर घुमाएगा या तो बाईं ओर घुमाएगा, लेफ्ट हैंड साइड घुमा सकता है या कहां घुमा सकता है, राइट हैंड साइड घुमा सकता है। अगर राइट हैंड साइड घुमाएगा तो इसको हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहेंगे, इस कंपाउंड को, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डेक्स्ट्रोरोटेटरी या दक्षिणावर्ती कहेंगे और इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमाता है तो इसको वामावर्ती या लिबोरोटेटरी कहेंगे और स्मॉल एल से क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो रहा आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका। और ये जो मैंने पॉइंट बताया आपको कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पा रहा है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। डायरेक्शन को चेंज कर पा रहा है तो दो तरीके से कर सकता है, या तो आपका दक्षिणावर्ती रोटेट करेगा या तो वामावर्ती रोटेट करेगा, ठीक है, या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या तो लिबो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी या दक्षिणावर्ती करेगा तो डी से रिप्रेजेंट करेंगे, वामावर्ती या लिबो रोटेटरी रोटेट करेंगे तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आपको बता दी। अब ऑप्टिकली आइसोमरिज्म हम यहीं से निकाल के लाते हैं कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाने की क्षमता में भिन्नता रखते हो, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमाता हो और दूसरा बाईं ओर घुमाता हो, ऐसे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनको ही हम प्रकाशिक समावयवी संकुल यौगिक कहते हैं, और इसी परिघटना को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली आइसोमरिज्म कहते हैं। तो एक तो नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास तो सेम होगा, ठीक है। तो दो या दो से अधिक ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास तो सेम होता है, लेकिन प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन को वो क्या करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हो, अलग अलग डायरेक्शन में क्या करते हो, रोटेट करते हो। समझ में आ रही बात। तो ऐसे दो कॉम्प्लेक्स क्या कहलाते हैं आपके, ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या ऑप्टिकली आइसोमर्स कहलाते हैं, और इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली आइसोमरिज्म कहते हैं। तो समझ में आ गया। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हम ज्योमेट्री को कंसिडर करते हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंतर्गत ही आता है, जिसमें नाम कहता था ना कि आयनाइजेशन जो आइसोमरिज्म थी वो क्या होती, तो आपने ये कहा था कि आयन डिफरेंट प्रोड्यूस करते हो। तो डिफरेंस किस में आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस ऑप्टिक्स में ही तो आ रहा है, प्रकाशिक समावता, क्योंकि प्रकाश के प्रति इनका व्यवहार भिन्न है। समझ में आ रही बात। तो ऑप्टिकली आइसोमरिज्म इसलिए कहा है क्योंकि ऑप्टिकल यानी कि ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश के प्रति इनका व्यवहार क्या है, डिफरेंट है, इसलिए इसको हमने क्या कहा, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहा ऐसे कॉम्प्लेक्स को, और इस परिघटना को हमने ऑप्टिकली आइसोमरिज्म कहा। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हो गई। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि दो या दो से अधिक संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र अणुभार समान होते हैं लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाने की क्षमता में वो भिन्नता रखते हो, क्या कहलाते हैं,
प्रकाशिक संभाव्य संकुल योगी कहलाते हैं। जो दाईं ओर घुमाता है वो दक्षिणावर्ती कहलाता है, जो बाईं ओर घुमाता है वो वामावर्ती कहलाता है। वामावर्ती को L से और दक्षिणावर्ती को D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो पॉइंट थे ये मैंने आपको समझा दिए हैं छोटे छोटे से। अब कुछ बातें जो जरूरी हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। बातें क्या जरूरी है? बातें ये जरूरी हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के द्वारा प्लेन पोलराइज लाइट को दाईं ओर घुमाया जा रहा है या बाईं ओर घुमाया जा रहा है, ये तो हम पता नहीं कर सकते हैं मॉलिक्यूल को देख करके, क्योंकि भाई ये प्रैक्टिकली नॉलेज है ना। विदाउट एनी प्रैक्टिकल आप बता सकते हो कि ये कंपाउंड दाईं ओर घुमाएगा लाइट को। अभी देखो, आपको बहुत सारी बुक मिलेंगी जिनमें उनका लिखा रहता है कि ये डी घुमाता है, ये एल घुमाता है, तो बच्चों को लगता है ये डी एल कहां से लिखा। देखो प्रैक्टिकली करके ही लिखा गया। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो जिसने दाईं ओर घुमाया होगा लाइट को उसको हमने डी से रिप्रेजेंट किया, जिसने बाईं ओर घुमाया होगा उसको हमने एल से रिप्रेजेंट किया। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। विदाउट एनी प्रैक्टिकल आप थोड़ी ना बता सकते हो कौन दक्षिणावर्ती घुमाने वाला है, कौन वामावर्ती घुमाने वाला है। समझ में आ रही बात है? लेकिन क्या ये समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाएगा आइदर लेफ्ट हैंड साइड या आइदर राइट हैंड साइड, डजंट मैटर, घुमाएगा, ये हम पता कर सकते हैं थ्योरेटिकली भी। अगर हमें थ्योरी पढ़नी है तो थ्योरेटिकली हम एक चीज तो कंसिडर कर सकते हैं। क्या कंसिडर कर सकते हैं? ये घुमाएगा या नहीं घुमाएगा। समझ में आ रही बात? अब दाईं ओर घुमाएगा या बाईं ओर घुमाएगा वो तो आपको प्रैक्टिकली ही पता चलेगा। लेकिन कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोई भी कंपाउंड समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाने की क्षमता रखता है, ये बात हम पक्का पता कर सकते हैं थ्योरेटिकली। मतलब मैं यहाँ पे बोर्ड पे आपको बता सकता हूं कि हाँ ये कॉम्प्लेक्स जो है ये समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाएगा जरूर, लेकिन मैं ऐसा नहीं बता सकता हूं कि ये दाईं ओर घुमाएगा या ये बाईं ओर घुमाएगा, क्योंकि वो कंप्लीटली क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। हम क्या कहते हैं, पोलरोमीटर लेते हैं, उसमें एक सैंपल ट्यूब होती है। उस सैंपल ट्यूब में क्या करते हैं हम, जिस भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का या जिस भी कंपाउंड का हमें क्या करना हो, ऑप्टिकली एक्टिविटी चेक करनी हो, उसको उसका सैंपल हम वहां पे भर देते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन बना करके। फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, लाइट पास करवाते हैं। तो लाइट की अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो हमें पता चल जाएगा कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो डायरेक्शन किस तरफ है, डायरेक्शन तो पता चल जाएगी ना। अगर राइट हैंड साइड रोटेट हो रही होगी लाइट तो हमें पता चल जाएगा आपका दक्षिणावर्ती है, और लेफ्ट हैंड साइड रोटेट हो रही होगी तो हमें पता चल जाएगा ये वामावर्ती है। समझ में आ रही बात? तो ये तो प्रैक्टिकली बता सकते हैं। अभी ना प्रैक्टिकली किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को मैं लिख दूं बोर्ड पे और मैं कहूं ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो वो तो हम बता सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डी या एल घूमेगा, तो वो आपको नहीं पता चल सकता जब तक कि आपने उसका प्रैक्टिकल नहीं किया। या कुछ बुक्स में जो एग्जाम्पल लिखे होते हैं उसमें नीचे लिखा होता है ये डी और ये एल क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो वो चीज वहां से पढ़ करके हम बता सकते हैं। बाकी ये कंप्लीटली क्या है, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है। आगे बात करते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन की, जो हमें बताना है कि क्या ऑप्टिकली एक्टिव है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इसके लिए वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन इज, बस एक ही कंडीशन है इसके लिए, और उसके अलग अलग पार्ट होते हैं। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होना चाहिए। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज में मैंने क्या कहा, ऐसे दो या दो से अधिक संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र अणुभार समान होते हैं और वह समतल ध्रुवित प्रकाश को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, वही आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव वो दो कंपाउंड, एक पेयर लेंगे हम, उस पेयर में हम ये चीज देखेंगे कि क्या वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है या नहीं है। अगर वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है तो हम कहेंगे वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, बट हम ये नहीं कहेंगे कि वो डी घुमाएगा या एल घुमाएगा। वो बात हम नहीं पता कर सकते हैं। उसमें से एक डी होगा एक एल होगा ये तो हम बता सकते हैं। उस पेयर में एक डी होगा एक एल होगा, लेकिन कौन सा डी होगा कौन सा एल होगा ये हम प्रैक्टिकली ही बता सकते हैं। मैंने एक बात कंफर्म कर दी आपको, ठीक है। डी होगा या एल होगा, नहीं दक्षिणावर्ती घुमाएगा या वामावर्ती घुमाएगा वो तो पेयर को देख करके नहीं बता सकते, लेकिन हाँ समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाएगा या नहीं घुमाएगा वो हम बता सकते हैं। तो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट के प्रति एक्टिव कौन होता है, एक्टिव वो होंगे, वो पेयर होगा जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा,
ठीक है। ऐसा पेयर जो एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है उसको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, इनंसियोमर भी कहते हैं। लो ये ऑर्गेनिक का पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 16वां चैप्टर पढ़ाऊंगा, वहां पे और डीप पढ़ाऊंगा मैं आपको इस चीज को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस पर। अभी कोऑर्डिनेशन में जितना है मैं बस उतना ही आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। और 12th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से समझाऊंगा। मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ आपको, मैं आरबीएससी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो उसके बेस पर ही मैं आपको समझा रहा हूँ जो भी चीजें हैं। ओके, अब मैंने क्या कहा है, ऐसा पेयर, ऐसा जोड़ा, ऐसे दो या दो से ऐसे दो कॉम्प्लेक्स जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इनंसियोमर कहते हैं, ठीक है। ये ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं और यही आपके ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं। अब गाइस क्या देखना हमें कि नॉन सुपर इम्पोजिबल जो मिरर इमेज होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को समझने के लिए, यानी कि नॉन सुपर इम्पोजिबल को समझने के लिए ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल को समझने के लिए सबसे पहले हमें सुपर इम्पोजिबल समझना जरूरी है, ठीक है। हमें क्या समझना जरूरी है, सुपर इम्पोजिबल समझना जरूरी है। और सुपर इम्पोजिबल को हिंदी में कहते हैं अध्यारोपित होना। अध्यारोपित होना क्या होता है, इसको हमें समझना है सबसे पहले, ठीक है। अगर आपको ये अध्यारोपित समझ में आएगा, नॉन का मतलब तो नाम ही है, ठीक है। अध्यारोपित होना या अध्यारोपित नहीं होना, तो हमें एक बात पता होनी चाहिए, अध्यारोपित होता क्या है। अगर आपको अध्यारोपित समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा जो अध्यारोपित नहीं हो रहे वो चीज क्या है। तो अध्यारोपित क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो थोड़ा सा आप एक बात समझो कि मिरर इमेज जो है, यहाँ पे मिरर इमेज की बात जो चल रही है, आप ये मिरर इमेज क्या है, कॉम्प्लेक्स के लिए क्या ये मिरर हम रखते हैं बीच में कि एक कॉम्प्लेक्स है उसके बीच में हमने मिरर रख दिया, ऐसा थोड़ी ना करते हैं हम लोग। जो वो मिरर इमेज है ना, वो एक इमेजिनरी मिरर इमेज, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स हमें ऐसे फील होते हैं कि ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, उसको हमने यहाँ पे मिरर इमेज कहा। और वो दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स क्या होने चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल होने चाहिए, ठीक है। वो दो कॉम्प्लेक्स अलग अलग है, फील ऐसा करवा रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। कैसे, जैसे देखो आप आज घर पे रहना, घर पे जाकर के अपने आईने के सामने जाना, और शीशा बोलते हैं उसको, मिरर होता है, उस मिरर के सामने जाना, अपना बायां हाथ वहां पे रख देना ऐसे, ठीक है। जब आप अपना बायां हाथ रखोगे मिरर के सामने तो आपको क्या होगा, आपको ऐसा फील होगा कि ये जो बायां हाथ है ना, वो जो मिरर के अंदर दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा होगा। आप देखना, तो क्या इस हाथ का मिरर है ये जो हाथ है ये मिरर इमेज है क्या इसका? एक्चुअली में तो ये मेरा दायां हाथ है, ये वाला। अब ये वाला मेरा दायां हाथ है और ये वाला मेरा बायां हाथ है, लेकिन ये बायां हाथ ऐसा फील करवा रहा है मेरे दायां हाथ के लिए कि ये दायां हाथ जो है ये बायां हाथ का मिरर इमेज हो, या ये बायां हाथ मेरे इस दाएं हाथ का क्या हो, मिरर इमेज हो। लेकिन ये दोनों हाथ तो अलग अलग है ना। तो ऐसे दोनों कॉम्प्लेक्स अलग अलग होते हैं, फील ऐसा करवाते हैं कि वो दोनों ऐसे लगते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो, ठीक है। तो अब अध्यारोपित होना क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब मैंने बाएं हाथ को जब मिरर के सामने रखा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ऐसा मेरा दायां हाथ, बाएं हाथ मिरर के सामने ऐसा दिखेगा, एक्चुअली में ये मेरा दायां हाथ है। अब मैं इस हाथ को उठा करके यहां रख दूं, ठीक है। तो अगर छोटी उंगली के साथ छोटी उंगली, बड़ी बीच वाली उंगली के साथ बीच वाली उंगली सेट हो जाती है, अंगूठे के ऊपर अंगूठा सेट हो जाता, तब तो मैं कहता ये अध्यारोपित हो रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अंगूठा मेरा इधर रह गया और इसका अंगूठा मेरा इधर रह गया, तो हम ये कहेंगे कि ये आपके नॉन सुपर इम्पोजिबल है। यानी कि मेरा जो हाथ का मिरर इमेज होगा वो एक दूसरे का क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। सुपर इम्पोजिबल क्या हो सकता है, मैं एक चीज ऐसा दिखा सकता हूं आपको कि ये मान के चलो, आप लोग एक पिपेट देखा है आप लोगों ने, पिपेट तो देखा है आप लोगों ने, सभी ने देखा होगा पिपेट, प्रैक्टिकल किया हुआ है सब लोगों ने, ठीक है। अब आपने पिपेट देखा होगा तो पिपेट में आपको एक चीज दिखी होगी, पिपेट कुछ इस प्रकार से होता है। अगर मैं पिपेट को मिरर के सामने रख दूं तो उसकी मिरर कैसी बनेगी, उसकी मिरर इमेज कुछ इसी प्रकार से बनेगी। अच्छा थोड़ा छोटा बड़ा बन जाए तो उससे माइंड मत करना, ठीक है। ठीक है, अभी क्या होता है, जो पिपेट होता है, आप एक पिपेट के सामने दूसरा पिपेट रख देना तो आपको ऐसा फील होगा कि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज, और जब आप पिपेट को ऊपर दूसरे पिपेट को रखोगे तो वो एक दूसरे के ऊपर सेट भी बैठ जाएगा। यानी कि ये आपके क्या होता है, सुपर इम्पोजिबल होता है, ठीक है। तो सुपर इम्पोजिबल का मतलब एक दूसरे के ऊपर सेट हो जाना, और नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब होता है
एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर एकदम सेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सुपर इम्पॉसिबल और नॉन सुपर इम्पॉसिबल आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या चीज करनी। अभी मॉलिक्यूल में भी हम ऐसा देख सकते हैं, एक जनरल आइडिया दे रहा हूं मैं आपको सिर्फ, ठीक है। सपोज करो सेंटर मेटल से चारों के चारों लिगेंड सेम जुड़े हुए हैं, ठीक है। अभी मैं अबव द प्लेन बैक ऑफ द प्लेन की बात नहीं कर रहा हूं, एक जनरल आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, समझाने के लिए दे रहा हूं, ठीक है। वैसे एक अबव द प्लेन होता है, एक बिहाइंड द प्लेन होता है, दो प्लेन पर होते हैं, ये टेट्राहेड्रल अगर हो ऐसा, पर मैं एक आप समझाने के लिए एक जनरल सी बात कर रहा हूं। सपोज करो दो ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं, या मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं, इसका अगर मैं मिरर इमेज देखूं, मैं आपको सुपर इम्पॉसिबल और नॉन सुपर इम्पॉसिबल बता रहा हूं अभी, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊंगा तो ये ऐसा का ऐसा ही बनने वाला है, बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा बनने वाला। सपोज करो इसमें से एक जो आपका ग्रुप है वो क्या है, बिहाइंड द प्लेन है, ये बैक ऑफ द प्लेन है, प्लेन के पीछे की ओर है। सो इसका मिरर इमेज में भी ये आपका बैक ऑफ द प्लेन जाएगा, यानी कि प्लेन के पीछे की ओर जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसको उठा करके, इस मॉलिक्यूल को उठा करके इसके ऊपर रख दिया। तो अगर मैं इसको उठा करके इसके ऊपर रखूंगा तो एम के ऊपर एम आएगा, ए के ऊपर ए आएगा, इस ए के ऊपर ये ए आएगा, इस ए के ऊपर ये ए आएगा, और इस ए के ऊपर ये ए आ जाएगा। तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे पर सेट बैठ रहे हैं। सेट बैठ रहे हैं मतलब ये सुपर इम्पॉसिबल है या अध्यारोपित हो रहे हैं। तो जो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, ये आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, ठीक है। ऐसे पेयर जो एक दूसरे के सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होते हैं, ये मिरर इमेज है लेकिन सुपर इम्पॉसिबल हो रहे हैं, तो सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज जो होते हैं एक दूसरे के, वो आपके क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में मैं एक काम कर दूं, अगर मैं इसको डी मान लू, इसको बी मान लू, ठीक है, और इसको मैं सी मान लू, यानी कि इस मेटल के साथ चारों के चारों लिगेंड डिफरेंट डिफरेंट जोड़ दिए मैंने, ठीक है, ए बी सी डी जोड़ दिए। अब यहां पर क्या होगा, जब मैं इसकी मिरर इमेज देखूंगा तो मिरर इमेज में यहां पर तो मुझे दिखेगा बी, और यहां पर दिखेगा मुझे डी, और यहां पर दिखेगा मुझे सी। अब मैं इसको उठा करके इस मॉलिक्यूल के ऊपर रख दूं तो ये मेटल के ऊपर मेटल आ जाएगा, ए के ऊपर ए आ जाएगा, लेकिन इस डी के ऊपर ये वाला बी आएगा और इस बी के ऊपर ये वाला डी आएगा, ठीक है। तो अब क्या कहेंगे, क्या ये सुपर इंपोज हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि डी के ऊपर कौन आ रहा है, बी हो रहा है, बी आ रहा है। लेकिन इसको सुपर इंपोज करवाने का एक और तरीका है, आप इसको क्या कर दो, 180 डिग्री रोटेट कर दो। अगर 180 डिग्री रोटेट करने के बाद मॉलिक्यूल सेट हो गया तब ये सुपर इंपोज है, और तब भी अगर मॉलिक्यूल सेट नहीं हुआ तब हम कंप्लीटली कहेंगे ये नॉन सुपर इंपोजिबल है। तो आपको दो चीजें देखनी, एक इसका एक्चुअल डायग्राम देखना और एक इसका 180 रोटेट करने के बाद देखना है। अब अगर मैं इसको 180 रोटेट करूंगा तो देखो यहां से एक एक्सिस पास करो और इसको घुमाओ 180, ठीक है। यहां से एक एक्सिस पास करेंगे और इसको मान लो कि ये ए को मैंने पकड़ के इसको ऐसे पलट दिया, तो देखो मेटल तो अपनी पोजीशन पे रहेगा, ए अपनी पोजीशन पे रहेगा, लेकिन जब ये घूमेगा ना तो डी जो है वो बी की जगह पर आ जाएगा और बी डी की जगह पर आ जाएगा। अब सी जो था वो तो बिहाइंड द प्लेन था, प्लेन के पीछे की ओर था। भाई जो चीज प्लेन के पीछे की ओर यहां से पकड़ के अगर उसको घुमाएंगे तो प्लेन के पीछे वाली चीज आगे आएगी कि नहीं आएगी। अब ये सी जो है ना ये अबव द प्लेन हो चुका है 180 रोटेट करने के बाद। अब इसके ऊपर रखो इसको, देखो मेटल अपनी पोजीशन पे था तो मेटल के ऊपर मेटल आएगा, ए की पोजीशन चेंज नहीं है तो ए अपनी पोजीशन पे रहेगा, डी रोटेट होकर के इधर की ओर आ गया तो डी के ऊपर डी आ जाएगा, बी के ऊपर बी आ जाएगा। यहां से तो आपको लग रहा होगा कि ये सुपर इंपोज हो चुका है, लेकिन एक चीज आप भूल गए, ये बिहाइंड द प्लेन है ये वाला सी, और ये वाला सी अब अबव द प्लेन हो चुका है क्योंकि हमने इसको 180 डिग्री रोटेट करवाया है। तो ये अबव द प्लेन है और ये बिहाइंड द प्लेन, तो हम ये फील करेंगे कि ये मेटल है और ये सी ये वाला बिहाइंड द प्लेन है, तो ऐसा का ऐसा ये वाला मेटल है, इसका सी ये वाला हो जाएगा। तो मेटल मेटल तो एक दूसरे से टच करेंगे लेकिन एक का सी इधर हो जाएगा दूसरे का सी इधर हो जाएगा, यानी कि सी सी के ऊपर सुपर इंपोज नहीं हो रहा है। और अगर सुपर इंपोज नहीं हो रहा है कोई भी एटम, इन पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में एक भी एटम अगर सुपर इंपोज नहीं हुआ है तो वो 100% कौन सी मिरर इमेज होगी, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज हैं। ऐसे ऐसे पेयर जो एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज होते हैं उनको हम इनन्सियोमर कहते हैं। ये ऑप्टिकली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। एक बात और, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, इनको हम ऑप्टिकल आइसोमर भी कहते हैं। तो नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं और इनन्सियोमर भी इन्हीं को हम कहते हैं, ठीक है। अब देखो हर टाइम पे आप 180 रोटेट करवाने जाओगे तो कभी कभी ऐसे में फंस भी जाता है इंसान कि 180 डिग्री रोटेट नहीं करवा सकता, किसी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। 12th क्लास के लिए तो बहुत स्टैंडर्ड वाली बात हो जाती है।
तो इसीलिए आपके लिए मैंने आपको क्या कहा है, मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊंगा आपको। तो आपको एक चीज देखनी है, पीओएस देखनी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है। अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है, और सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बात खत्म। और अगर पीओएस अब्सेंट है तो पीओएस अब्सेंट है तो ये नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है, और नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो आपको नॉन सुपर इंपोजिबल और सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज देखने से पहले एक चीज देख लेनी, उसमें पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि नॉन वो सुपर इंपोजिबल हो जाएंगी, दोनों की दोनों एक दूसरे पर मिरर इमेज जो है वो सुपर इंपोजिबल हो जाएंगी। अगर पीओएस अब्सेंट है तो वो नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो हमें बस एक चीज देखनी है यहाँ पे, पीओएस प्रेजेंट है या अब्सेंट है। वैसे और डीप जाने के लिए सीओएस भी देखते हैं हम लोग कभी कभी, दोनों चीजें देखनी पड़ती है, पीओएस और सीओएस देखनी पड़ती है, लेकिन आपके सिलेबस में इतना कुछ है नहीं, तो आप केवल पीओएस देख करके यहाँ पर क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने की जरूरत नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली इसका यूज ज्यादा होता है। तो आप यहाँ से केवल और केवल क्या करो, पीओएस देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो सुपर इंपोजिबल ऑप्टिकली इनएक्टिव, पीओएस अब्सेंट है नॉन सुपर इंपोजिबल क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर पीओएस क्या है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा इसके बारे में, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा आपके जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।